नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने गद्य और पद्य में कई पाठ पढ़ लिए हैं। हम पद्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक पहुंच गए हैं और गद्य में बाल गोविंद भगत हमने समाप्त कर लिया है। इसी तरह से हमने कृतिका में माता का अंचल पाठ पढ़ लिया है और वाक्य हमने पढ़ लिया है। व्याकरण में वाक्य विचार भाग 1, 2, 3 ऐसा करते हुए हम पूरा वाक्य समझ लिए हैं। बच्चों, मैं सोचता हूं कि क्यों ना अब हम फिर से एक बार व्याकरण की ओर मुड़े और व्याकरण की जो हमारे पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है उसमें से हमारे हिस्से में वाच्य है इस बार। तो क्यों ना हम वाच्य समझने की कोशिश करें, वाच्य पर एक समझ बनाएं। बच्चों, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके बारे में मुझे एक दो बातें आपसे कहनी है और वो ये कि आप कॉपी जरूर बनाइए। आप हिंदी की एक ही कॉपी बनाइए और जिस क्रम से हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम से आप लिखते चलिए। यहां तक कि जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण भी हमें लिखना होगा तो आप उसी कॉपी में लिखिए। इससे क्या होगा कि कॉपी यदि आपकी भर जाएगी तो आप अपने कॉपी का दूसरा भाग बना लेंगे, एक और कॉपी खरीद लेंगे और फिर उसमें लिखेंगे। क्या होता है, हम कई कॉपियां बना लेते हैं, फिर सब में 4-4, 5-5 पन्ने और 10, 15, 20 पन्ने लिख के और फिर छोड़ देते हैं, फिर कई कॉपियां खराब हो जाती हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हम एक ही कॉपी में क्रम से लिखते चलें और अगर वो भर जाए तो दूसरी कॉपी हम खरीद लें। वैसे निश्चित रूप से भरेगी ही, क्योंकि लंबे लंबे उत्तर हैं हमारे। और आप लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने से अभ्यास होता है। मान लीजिए आपने वीडियो देखा और आपको लगा कि अब तो मैं समझ गया या अब तो मैं समझ गई, ठीक है, तो आपको लगा कि अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है और मुझे लिखने तो आता ही है, तो मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी, परीक्षा आएगा तो लिख लेंगे। लेकिन होता यह है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद करने लगता है। फिर ये होता है कि अरे ये सोचे थे कि ये सोचे थे, ऐसा लिखें तो अच्छा होगा कि वैसा लिखें तो अच्छा होगा, इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, सारा क्रम टूट जाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें किसी भी चीज का अभ्यास लिख के करना चाहिए। अधिक से अधिक समझना और समझने के बाद अधिक से अधिक लिख करके अभ्यास करना। तो बातचीत को हम यही रोकते हैं और ऐसा भी कुछ खास नहीं है जिसे अभी हम आपस में बातचीत कर सकें, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं और सब कुछ बड़ा आसान सा है। यदि आप बहुत गंभीरता से वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ में आने वाली बात है। तो विषय पे आते हैं। एक बात और, यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे लगेगा कि हाँ ये वाकई एक परेशानी है और इसका जवाब देना चाहिए, मैं जरूर जवाब दूंगा आपके लिए। और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। वाच्य क्या होता है? वाच्य सुनते बहुत हैं कि वाच्य कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, लेकिन वास्तव में ये है क्या? कैसे समझें वाच्य को? देखिए, वाच्य यदि समझ में आने लगा तो आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन यदि आप कुछ आधारभूत चीजों को, बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा वाच्य में फंसेंगे। ज्यादातर आप कर्मवाच्य और भाववाच्य में फंसेंगे। कर्तृवाच्य तो चलिए आप आसानी से निकाल के लेके चले जाएंगे। कर्तृवाच्य में सीधे सीधे आपको कर्ता दिखेगा, काम करने वाला, और क्रिया जिसके बारे में बात कह रही है, जिसके बारे में जो क्रिया का विधान है वो आपको सीधे सीधे दिखाई देगा और आप कर्तृवाच्य पहचान जाएंगे। लेकिन जो असली मुश्किल आती है जब हम भाववाच्य और कर्मवाच्य के बीच भेद करते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। अगर कर्ता, कर्म, क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, इस पर हमारी समझ बहुत तगड़ी है
तो फिर हम कभी वाच्य में फंसेंगे नहीं। कभी कभी हमको लगता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया से क्या फर्क पड़ता है, जब हम क्रिया पढ़ेंगे तब हमें सकर्मक और अकर्मक जानने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अनेक व्याकरण के अनेक विषयों में समाहित हैं। हर जगह आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान करके ही आपको आगे की चीजें पहचान में आएंगी। इसलिए आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी समझ बनाएं कि ये क्या है, मैंने ये इन चीजों को जो लिखा है वो क्या है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि वाच्य कैसे समझे। देखिए, पहले मैंने लिखा है कर्ता। कर्ता क्या होता है? जाहिर सी बात है, कर्ता मतलब होता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। कर्ता वह होता है जो काम को करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं गाड़ी चलाता हूं, तो गाड़ी चलाने का काम, क्रिया को संपन्न करने का काम मैं कर रहा हूं। मेरे द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, मैं क्रिया कर रहा हूं। तो जो क्रिया करता है वह कर्ता कहलाता है। तो कर्ता की सीधी सी परिभाषा हो जाती है जो क्रिया को संपन्न करे। जो क्रिया करता है, जो क्रिया को संपन्न करता है, वही कर्ता कहलाता है। तो जैसे मैं कहूं कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। आम खाने का काम कौन संपन्न कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो यहां पर कर्ता कौन हो गया? मैं हो गया। मोहन गाड़ी चलाता है, कौन सी क्रिया हो रही है? चलाने की क्रिया हो रही है, गाड़ी चलाने की क्रिया हो रही है। क्रिया क्या है? चलाना। क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन। सीता गाना गा रही है, ठीक है। तो क्रिया क्या हो रहा है, क्या हो रही है यहां पर? गाना गाने की क्रिया हो रही है, गाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। क्रिया को कौन संपन्न कर रहा है? सीता। तो इस तरह से व्याकरणिक कोटि में क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। समझ बनी आपकी? चलिए एक दो उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं कहूं मोहन बांसुरी बजाता है, सीता रोज रोती है। ये मैंने यहां पर 4 उदाहरण लिखे हैं बच्चों। अब आइए इन 4 उदाहरणों पर हम लोग विचार करते हैं। पहला जो उदाहरण है, मोहन बांसुरी बजाता है। बांसुरी बजाने का काम, सबसे पहली बात कि हम ये देखें कि इसमें क्रिया कौन सी हो रही है। क्रिया हो रही है बजाना, बजाने की क्रिया हो रही है। और इस बजाने की क्रिया को कौन संपन्न कर रहा है? मोहन संपन्न कर रहा है। तो मोहन करता है और बजाना क्रिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और कहीं भी आपको परेशानी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में आपको जो परेशानी हुई, अगर आज ही मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर अगर आप लिख दें, तो इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या परेशानी है, तो मैं फिर उसको भी आपको समझा दूंगा। अब देखिए, यहां पर जो क्रिया हो रही है वह खाने की क्रिया हो रही है। खाती है, खाना क्रिया। और खाने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? गाय।
इसलिए गाय हो गई कर्ता। ठीक, अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। वह रोज टहलता है। कौन सी क्रिया संपादित हो रही है? टहलने की क्रिया संपादित हो रही है। तो टहलना हो गया, टहलना क्रिया हो गई, और टहलने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? वह करता है। इसी तरीके से सीता रोज रोती है। तो क्रिया क्या हो गई? रोना। और क्रिया कौन कर रहा है? रोने का काम कौन कर रही है? सीता। इसलिए सीता हो गई करता। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। तो आप कहेंगे सर बड़ी आसानी से समझ में आ गया हम लोगों को कि कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होती है। यहां तक सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कर्ता और क्रिया क्या है। जैसे ही मैं क्लास में पूछता हूं कि बच्चों ये बताओ कर्ता किसे कहते हैं, सारे बच्चे खड़े होकर बता देते हैं कि सर कर्ता जो काम को करता है वह करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्रिया, तो कर्ता जिस काम को संपादित करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर हम कर्ता के बाद कर्म पर आते हैं। कर्म किसे कहते हैं? आप लोगों में से हो सकता है कई छात्रों को मालूम हो कि कर्म किसे कहते हैं, लेकिन चलिए बताइए मुझे कर्म किसे कहते हैं। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, 1 मिनट आधा मिनट, नीचे टाइप करिए कर्म क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं। देखते हैं कौन बताता है। मैं भी सर टाइम देख रहा हूं, मेरे सामने घड़ी लगी हुई है। कर्म क्या है? और इस बीच अगर आपका जवाब आ गया तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले लूंगा कि इस बच्चे ने उत्तर दिया। कर्म क्या है? ज्यादातर बच्चे यही बता देते हैं कि यही कर्म है, जो हम काम करते हैं वही कर्म है, हमारा कर्म। वो हिंदी में हम कहते हैं ना कि हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, तो बच्चे सोचते हैं कि वही कर्म है, जबकि आप अनेक बार कर्म पढ़ चुके हैं। आप छोटी कक्षाओं में कर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 6वीं 7वीं 8वीं के व्याकरण में तो कर्म होता ही है। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया आप वहां पढ़े हैं। लेकिन यही है ना कि बार बार उसका जब रिवीजन नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनः स्मरण नहीं होता है, तो हम भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपका कमेंट देख लूंगा, मैं मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं है, आप जानते ही होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। कर्म क्या है? क्या है कर्म? फिर से देखिए, इसी उदाहरण पर आइए आप। कर्ता और क्रिया तो स्पष्ट हो गया। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्रिया जो होती है वह क्रिया जिस वस्तु के सहयोग से होती है, या उस क्रिया के होने का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है, उसे ही हम कर्म कहते हैं। और अंग्रेजी में मैं बता दूंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, मेरी ओर देखिए। मैं कह रहा हूं कि मैं आम खाता हूं, तो मैं क्रिया कर रहा हूं, इसलिए मैं हो गया कर्ता। कौन सा काम कर रहा हूं? खाने का काम कर रहा हूं, तो क्रिया क्या हो गई? खाना। लेकिन अब देखिए आप कि जो क्रिया हो रही है खाने की, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका प्रभाव आम पर पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आम खाता हूं, तो क्रिया जो हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? क्योंकि आम कटा, छिला कटा, हमारे मुंह में गया और हम उसका स्वाद लिए, और तब फिर खाने की क्रिया संपन्न हुई। तो जब क्रिया संपन्न होती है, तो क्रिया संपन्न होने के लिए क्रिया का प्रभाव हमें जिस वस्तु पर दिखने लगता है, तो जिस वस्तु पर दिखने लगता है वही वस्तु कर्म होती है। समझ रहे हैं आप? और जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं,
और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर आप कह रहे हैं कि जिस क्रिया का कर्म होता है और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, तो क्या ऐसी क्रियाएं हैं क्या जिसका कि कोई कर्म है और किसी का कर्म नहीं है? बिल्कुल। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो कर्म दिखाई देने लगता है। देखिए ठीक से, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है। तो जिस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ेगा, तो जिस वस्तु पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? कर्म। मैंने आपको बताया कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया के होने का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़े वह वस्तु कर्म कहलाती है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसी क्रिया है जिसका प्रभाव किसी भी वस्तु पर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि उस क्रिया का कर्म नहीं है। तो जिस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ता है और वो वस्तु दिखाई देती है तो वह कर्म है, इसलिए वह क्रिया जिसका कर्म है वह क्रिया सकर्मक हो जाती है। अब जिस क्रिया का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, तो ऐसी तो वहां पर कर्म नहीं है। तो ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं है या उसके होने का प्रभाव किसी चीज पर तत्काल दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अब आइए इसी में हम लोग कर्म पहचानने की कोशिश करते हैं। इन उदाहरणों को मैंने इसीलिए लिखा है, इन 4 उदाहरणों को, कि इसी में हम लगभग सभी चीजें जो यहां मैंने लिखा है उसे हम लोग समझ लें, जिससे कि आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, मोहन बांसुरी बजाता है। ठीक है बच्चों, तो क्रिया कौन सी संपन्न हो रही है? बजाना। और जब क्रिया बजाने की क्रिया हो रही है तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? किस में फूंका जा रहा है? किसका बटन दबाया जा रहा है? क्रिया आखिर किसके ऊपर हो रही है? बांसुरी के ऊपर हो रही है। सही बात है ना? अगर हम फूंक रहे हैं, बजा रहे हैं, पू पू आवाज निकल रही है, उंगली से हम उसके जो रीड दिए हुए हैं, सुर दिए हैं, उसे हम ऐसे 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 कर रहे हैं, किस पर प्रभाव? बजाना जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बांसुरी पर पड़ रहा है, इसीलिए बांसुरी कर्म है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि बजाना एक ऐसी क्रिया है जिसका कर्म दिखाई दे रहा है, इसलिए यह क्रिया हो गई सकर्मक। यानी जिस क्रिया में हमें कर्म दिखाई देता है वह क्रिया सकर्मक हो जाती है। इसलिए बजाता है यानी बजाना क्रिया, बजाता है नहीं, क्रिया बजाना है, बजाना क्रिया जो है वह सकर्मक है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बजाते हैं तो उसका प्रभाव किसी चीज पर पड़ता है, और या तो उसका नाम बांसुरी है, या उसका नाम ढोलक है, या उसका नाम तबला है, या उसका नाम टिन है, या हम बोर्ड को बजा रहे हैं तो उसका नाम बोर्ड है ना? तो जिसका क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ा वह कर्म है, और अगर क्रिया का कर्म दिखाई दे रहा है तो क्रिया सकर्मक है। ठीक। अब आइए हम दूसरे उदाहरण पे गौर करते हैं। खाना क्रिया। गाय घास खाती है, यहां पर क्रिया खाने की संपन्न हो रही है। बच्चों ध्यान से देखिए, तो खाने की क्रिया का प्रभाव, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? घास पर पड़ रहा है, क्योंकि घास जो है वो जमीन से उखड़ रहा है, कट रहा है, गाय द्वारा चबाया जा रहा है, और गाय उसे चबाकर खा ले रही है, वो उसके पेट में चला जा रहा है, मतलब संपूर्ण क्रिया का प्रभाव घास पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर घास कर्म है। और खाना क्रिया का कर्म दिखाई दे रहा है, इसलिए खाना क्रिया भी सकर्मक है। ठीक, मतलब कि बजाना क्रिया भी सकर्मक है, खाना क्रिया भी सकर्मक है। अब आइए इस उदाहरण पर हम गौर करते हैं। वह रोज टहलता है। ठीक है, अब
वह कर्ता हो गया, टहलना क्रिया हो गई। लेकिन टहलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमें कोई वस्तु नहीं दिख रही है, कोई वस्तु नहीं दिख रही है। जिस जैसे यहाँ पर खाने का प्रभाव घास पर पड़ा, बजाने का प्रभाव बांसुरी पर पड़ा, लेकिन टहलने का प्रभाव हमें कहीं कोई कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है जिस पर टहलने का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस क्रिया का कर्म नहीं है और ये अकर्मक हो जाएगी। तो टहलना क्रिया जो है वो अकर्मक है, क्योंकि इसका कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अब आइए हम इस पर विचार करें। सीता रोज रोती है, क्रिया है रोना। ठीक है बच्चों, रोने की क्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन वो रो रही है तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर रोने का प्रभाव पड़ जाए कि वह गल रही है या रोने से वो टूट फूट जा रही है या रोने से वो परिवर्तित हो जा रही है। ऐसा कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है जिस पर रोने का प्रभाव पड़े। इसलिए रोना क्रिया भी, चूंकि इसका कर्म नहीं है, इसलिए रोना क्रिया भी अकर्मक है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 उदाहरण सकर्मक के बताए और 2 उदाहरण मैंने अकर्मक के बताए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है। इसे 2 तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। कर्म क्या है इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और कर्म आपको दिखाई। इन 2 में कर्म दिखा, इस 2 में कर्म नहीं दिखा। इसमें कर्म दिखा, ये सकर्मक, इसमें कर्म नहीं दिखा, ये अकर्मक। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं, है ना। कुछ उदाहरण हम लोग इसी उदाहरण में आइए हम देखते हैं। हालांकि ये बहुत लाल पीला हो गया है, अगर आप लोग कहें तो मैं इसे मिटा देता हूं और उसके बाद फिर हम जो मैं एक फॉर्मूला आपको, एक सूत्र बताना चाहता हूं कि कैसे हम कर्म को पहचान सकते हैं या सकर्मक और अकर्मक को पहचान सकते हैं। अब देखिए, सोचते रहिए, इसमें कर्ता क्रिया और कर्म खोजिए। अब इन उदाहरणों पर हम गौर करेंगे। मैंने कहा ना कि जब तक मैं लिख रहा था तब तक आप कम से कम ये अंदाज तो लगा ही सकते थे कि इन उदाहरणों में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। जल्दी जल्दी पहचानिए। पहले में क्रिया कौन सी है? बजाना। श्याम क्या है? कर्ता। छोटा छोटा लिख रहा हूं। बजाना क्रिया। गांधी जी रोज पत्र लिखते थे। पत्र क्रिया क्या है? लिखना। लिखना क्रिया हो गई। और लिखने का काम कौन करता था? कर्ता कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी हो गए कर्ता। वह स्टूडियो में नाचता है। नाचना क्या है? क्रिया। नाचने का काम कौन कर रहा है? वह, कर्ता। वह जोर से हंसता है। क्रिया क्या है? हंसना। कर्म कौन है? वह, अरे कर्ता। सॉरी। अब इसमें देखिए, मैं दोनों तरीके से बताता हूं कि क्रिया पहले है कि श्याम पियानो बजाता है, बजाने का काम कर रहा है, लेकिन बजाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पियानो पर पड़ रहा है। पियानो का बटन दब रहा है, आवाज निकल रही है, मतलब उस क्रिया से पियानो प्रभावित हो रहा है ना। तो पियानो हो गया कर्म। समझ में आ गया? पियानो क्या हो गया? कर्म। ये
आप ऐसे पहचान रहे हैं। गांधी जी रोज पत्र लिखते थे, लिखने का काम करते थे, लेकिन किस पर प्रभाव पड़ता था? कागज पे प्रभाव पड़ता था। कागज कलम जो है वो उस पर दबाव पड़ता था। कागज जो है वो सीधे सीधे क्रिया करने में सहभागी रहता था, इसलिए पत्र जो है वो हो गया कर्म। वह स्टूडियो में नाचता है, लेकिन नाचने का प्रभाव पड़ रहा है किस चीज पर, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह क्रिया हो गई अकर्मक, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। तो यहां पर कर्म नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं कर्म और कट कर दिया, कर्म नहीं है। वह जोर से हंसता है, तो हंस रहा है, तो हंसने का प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है। कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही कि हंसने से वो लाल पीला हो रहा है, इसलिए यहां पर भी कर्म नहीं है और यहां पर भी कर्म अनुपस्थित दिखाई दे रहा है। तो बजाना क्रिया सकर्मक है, लिखना क्रिया सकर्मक है, जबकि नाचना क्रिया कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक है, और हंसना क्रिया में भी कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक है। लेकिन जो मैं आपको सूत्र बताना चाह रहा था वो क्या है ना? देखिए, सूत्र ये है कि दो सवाल होता है। क्या आप चाहें तो नोट कर लें, मैं इसे मिटाऊंगा तो आप कहीं नोट नहीं कर पाएंगे, इसे नोट कर लें, और ये एकदम आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लें। सकर्मक और अकर्मक में आप कभी नहीं फंसेंगे। क्या और किसको? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है बच्चों, सकर्मक और अकर्मक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्रिया से सवाल करें। ध्यान से सुनिएगा कि इस क्रिया से सवाल करें हम। जैसे यहां पर क्रिया है बजाना, बजाता है, क्या बजाता है या किसको बजाता है? तो क्या बजाता है या किसको, या इसमें से किसी एक का अगर जवाब मिल गया तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। जवाब मिल गया तो कर्म है तो सकर्मक, और जवाब नहीं मिला तो कर्म नहीं है तो अकर्मक। यहां सवाल करते हैं, श्याम पियानो बजाता है, क्या? पियानो। उत्तर मिल गया, जो उत्तर है वो कर्म है, तो क्रिया क्या हो गई? सकर्मक। दूसरे उदाहरण पे आइए आप। गांधी जी रोज लिखते थे, क्या? पत्र। उत्तर आ गया पत्र। क्रिया सकर्मक हो गई, और जो उत्तर आया कर्म, वह क्या है? कर्म है। यहां समझ में आ गया? किसको उत्तर नहीं आया, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जो है उसका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वह स्टूडियो में नाचता है। वह नाचता है, क्या? वह क्या नाचता है? यह तो कोई सवाल नहीं हुआ, इसका उत्तर नहीं आ सकता, तो ये नाचना अकर्मक क्रिया हो गई। वह किसको नाचता है? यह भी सवाल अटपटा सा लग रहा है, तो ये क्रिया अकर्मक हो गई। वह जोर से हंसता है, हंसने से सवाल करिए, क्या हंसता है? वह क्या हंसता है? सवाल सही नहीं हुआ, उत्तर नहीं आया, कर्म नहीं है। वह किसको हंसता है? यह भी सवाल सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं आ सकता, इसलिए इन दोनों में कर्म नहीं है। तो इस तरह से क्या और किसको, ये जो एक प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल दिमाग में बिठा कर रखें। क्रिया से सवाल करना है, क्या और किसको। तो अगर क्या और किसको का उत्तर मिल जाता है तो वहां पर क्रिया सकर्मक कहलाती है, और क्या और किसको नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। तो बच्चों, आज हमने ये इस बात को समझ लिया कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, और सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। इतना जानने के बाद इसे आप कई बार अभ्यास कीजिए और इस पर पक्का हो जाइए, कर्ता कर्म क्रिया सकर्मक अकर्मक, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा ऐसा, बार बार सकर्मक अकर्मक करूंगा,
कर्ता क्रिया करूंगा, आपको लगेगा हाँ हाँ कर्ता क्या, अरे क्या बोले सर, क्रिया बोले कि कर्ता बोले, ओहो सर थोड़ा धीरे बोलिए ना, मुझे समझने दीजिए, अरे सर सकर्मक बोले कि अकर्म, ओहो सर क्या करते हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये जो है इस पर समझ बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि जब वाच्य हम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वाच्य इन्हीं को प्रयोग में लाते हुए हम ये तय करेंगे कि कौन कर्तृवाच्य है। देखिए, कर्ता है तो उससे कर्तृवाच्य बन गया, कर्म है तो उससे कर्मवाच्य बन गया, और कर्मवाच्य नहीं होगा, सिर्फ कर्म अनुपस्थित होगा, भाव से अगर कोई बात होगी तो उसे हम भाववाच्य कहेंगे, है ना। तो हमेशा ये 3-4 चीजें हैं, इस पर आपको तगड़ी समझ बनानी है। और ये कैसे बनेगी, आप जब मेरा ये पाठ खत्म हो जाएगा तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ 7वीं 8वीं में कोई व्याकरण की किताब अगर आपके पास हो घर में, 7वीं 8वीं में आपने ये मोटी मोटी व्याकरण की किताबें खरीदी लेकिन कभी पढ़ा नहीं आपने उसे, ईमानदारी से बताइए कि बहुत कम पढ़ा है कि नहीं आपने। कुछ लोग हैं जो पढ़े हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे उस व्याकरण की किताब को छुआ तक नहीं है। हालांकि स्कूल में व्याकरण की कक्षाएं लगती थी, तो गुरुजी जो बता देते थे, शिक्षक जो बता देते थे, जितना पढ़ा देते थे उतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते थे। कभी खुद से यह प्रयास नहीं किए कि हम लोग थोड़ा व्याकरण खोल के देखें, खुद भी समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 7वीं 8वीं में कोई एक किताब खोल लीजिए, आपको ये सारी चीजें वहां समझ में आ जाएंगी, और वहां सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की सूची दी हुई है कि ये क्रिया सकर्मक है, ये क्रिया अकर्मक है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि पंखा चल रहा है, तो चलना क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, जल्दी बताइए। देखिए बुद्धि गोल हुई ना, सवाल करिए क्या चलना, किसको चलना, सवाल अटपटा सा हो गया, चलना क्रिया अकर्मक हो गई, क्योंकि इन दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला, है ना। राम रो रहा है, रोना क्रिया है, कौन सी, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक है, क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, सवाल नहीं बना, अकर्मक है ना। वह पहाड़ से कूदता है, कूदना क्रिया, क्या कूदना, किसको कूदना, सवाल नहीं बना, अकर्मक क्रिया। वह इमली खाती है, क्या खाती है, किसको खाती है, क्या खाती है, इमली खाती है, उत्तर आ गया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इस पर पक्का हो जाएंगे, तो जब हम वाच्य पढ़ेंगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं और थोड़ा सा हम वाच्य का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अगले वीडियो में, इस वीडियो का जो अगला भाग होगा उसमें पूरे विस्तार से हम वाच्य पढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा परिचय लेते हैं। वाच्य की जो परिभाषा है बच्चों, वह क्या है, वाच्य किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया का जो विषय होता है वह कौन है, क्रिया जो संपन्न होती है उसका विषय कौन है ना, या जो क्रिया के द्वारा जो बात कही जा रही है वह किसके बारे में कही जा रही है। क्रिया अगर कुछ कह रही है तो किसके बारे में कह रही है ना। तो जिसके बारे में कह रही है उसे निर्धारित करने की जो पद्धति है वही वाच्य कहलाती है, कि क्रिया का विधान क्या है, यही वाच्य है। जैसे मैं कहूं कि वह आम खाता है, तो क्रिया आम खाने के की जो प्रक्रिया है वो किसके बारे में कह रही है, वह उसके बारे में कह रही है, इसलिए वह ये जो है वो सीधे सीधे कर्ता के बारे में बता रही है क्रिया, इसलिए कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन अगर हम इसे कर्मवाच्य के रूप में बताएं तो वह आम खाता है, उसके द्वारा आम खाया जाता है, इस तरह से बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो वाच्य जो है बच्चों वो 3 तरह का होता है। वैसे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वाच्य 2 तरह के होते हैं। पहला वाच्य कहते हैं लोग
दूसरा है तीसरा है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए बच्चों, ये जो कर्तृवाच्य है, जिसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्तृ असल में यह कर्तृ शब्द कर्ता से आया है, जिसमें क्रिया का विधान कर्ता से हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। मतलब कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्म दिखाई देगा तो भी वह कर्तृवाच्य है, और अगर उस क्रिया में कर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो भी वह वाच्य जो है वह कर्तृवाच्य होता है। लेकिन अगर हम कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य तो तभी बनेगा जब उस क्रिया में कर्म हो। इसलिए जब हम दोनों वाच्यों को पहचानते हैं तो हम कम से कम इस बात को तय करते हैं कि अगर यह कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म दिखाई देना चाहिए, और कर्म अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो या तो ये कर्तृवाच्य है या फिर भाववाच्य है ना। तो कुछ उदाहरणों से, एक दो उदाहरण मैं आपको दे करके अभी समझाता हूं कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण लिखता हूं, राम आम खाता उदाहरणों में बहुत मजेदार चीज आपको दिखाई देगी बच्चों। देखिए, राम आम खाता है, क्रिया का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, क्योंकि यहां पर खाने वाला कौन है? राम, पुल्लिंग है। ठीक है, राम आम खाता है, मतलब क्रिया का जो लिंग निर्धारण हो रहा है वह राम के अनुरूप हो रहा है, क्योंकि जैसे ही राम पुल्लिंग की जगह पर सीता स्त्रीलिंग हो जाती है तो आम खाती है, सीता आम खाती है। मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो खाना क्रिया है इसका लिंग निर्धारण अगर यहां पर कर्ता पुल्लिंग है तो ये खाता है हो जा रहा है, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो यह खाती है हो जा रहा है। दोनों में आम एक ही जगह, आम जो है वो पुल्लिंग ही है, लेकिन अगर इसको खाने वाला पुल्लिंग है तो क्रिया का जो लिंग है वह खाता है, पुल्लिंग हो जा रहा है, और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो लिंग है वह स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब क्रिया का लिंग निर्धारण या क्रिया जो बात कह रही है, क्रिया का जो विधान है वह कर्ता के माध्यम से होता है तो इसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। यानी जब क्रिया के लिंग का निर्धारण, वचन का निर्धारण कर्ता के माध्यम से होता है, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो वही वाक्य है एकदम, राम आम खाता है, सीता आम खाती है, लेकिन सिर्फ बदल क्या गया, यहां पर कर्ता स्त्रीलिंग हो गई तो यहां पर हो गया खाती है। तो जब क्रिया का विधान, क्रिया द्वारा कही गई बात कर्ता के लिए होती है तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, अब आप यहां देखिए, राम द्वारा आम खाया जाता है,
सीता द्वारा आम खाया जाता है। यहां पर राम और सीता दोनों बदल गए, यहां पुल्लिंग यहां स्त्रीलिंग, लेकिन यहां पर आम खाया जाता है नहीं बदला। देख रहे हैं आप, यहां पर राम खाता है, सीता खाती है, लेकिन यहां पर राम द्वारा सीता द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। सीता द्वारा आम खाई जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर कर्ता के द्वारा लिंग नहीं बदला, मतलब यहां कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन महत्वपूर्ण है? आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, मतलब खाया जाता है आम के हिसाब से लगा। आम पुल्लिंग है इसलिए खाया जाता है, यहां भी आम पुल्लिंग है इसलिए खाया जाता है। मतलब क्रिया का जो लिंग निर्धारण हुआ है वो आम के माध्यम से हुआ है। और आम, याद करिए क्या बताया था, आम कर्म है। मतलब क्रिया का जो लिंग निर्धारण हुआ है वह कर्म के माध्यम से हुआ है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अब इस उदाहरण में देखिए, राम द्वारा इमली खाई जाती है, सीता द्वारा इमली खाई जाती है। यहां पर भी इमली स्त्रीलिंग है, तो इमली के इमली से निर्धारण हो रहा है खाई जाती है, यहां पर भी इमली से निर्धारण हो रहा है खाई जाती है। राम और सीता द्वारा निर्धारित नहीं हो रहा है। राम द्वारा इमली खाई जाती है, सीता द्वारा इमली खाई जाती है। माने यहां पर राम पुल्लिंग है तो राम द्वारा इमली खाया जाता है, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। राम द्वारा इमली खाया जाता है नहीं होगा। राम द्वारा इमली स्त्रीलिंग है, राम द्वारा इमली खाई जाती है। मतलब क्रिया का जो लिंग निर्धारण हो रहा है वह कर्म। इमली क्या है, क्या खाते हैं, तो उत्तर क्या और किसको, तो क्या खाई जाती है, इमली। तो इमली उत्तर आ गया, मतलब ये कर्म है। तो कर्म इमली स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया खाई जाती है, यहां पर भी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया खाई जाती है। तो जब क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्म के द्वारा होता है, यहां पर कर्म महत्वपूर्ण है। ये जो क्रिया है, जाती है, जाती है, जाता है, जाता है। आम पुल्लिंग है तो जाता है हो गया, चाहे सीता हो चाहे राम हो। लेकिन इमली स्त्रीलिंग है तो जाती हो गया, चाहे यहां पर स्त्री हो या पुरुष हो। तो क्रिया का जो लिंग निर्धारण है वो कर्म के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य तो हम पहले ही समझ लिए, है ना। अब भाववाच्य। तो बच्चों, जो मेरे इस शानदार स्टूडियो की जो घड़ी है वो ये कह रही है कि अब आपका समय हो गया है। तो ठीक है, हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, और हम कल भाववाच्य समझेंगे और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को हम कुछ और बड़े बड़े उदाहरणों से समझेंगे और पक्का करेंगे। ठीक है, तो अगले भाग में, भाग 2 में, वाच्य भाग 2 में हम इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। कुछ उदाहरण है उसे हल करेंगे और मैं कुछ उदाहरण आपको पढ़ने के लिए स्क्रीन पे दूंगा। तो इस कक्षा में इतना ही। आप मेरे साथ रहे, वीडियो देखें और पूरा अंत तक देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।